नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल के क्लास में भारतेंद्र हरिश्चंद्र को देख रहे हैं, भारतेंद्र युग को देख रहे हैं। और कल की क्लास में हमने किसको देखा था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग देखेंगे प्रताप नारायण मिश्र को। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं प्रताप नारायण मिश्र के साथ। आज आधुनिक काल की 11वीं क्लास है। इसके पहले 10 क्लास हो चुकी है। जिन भाई बंधुओं ने क्लास को नहीं देखा है वो जाकर के क्लास को देखें और अपने नोट्स को बनाएं। ठीक है दोस्तों, परीक्षा मई में होने की संभावना है और हो सकता है मई में परीक्षाएं हो जाएं। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको गहनता के साथ आप अध्ययन करिए। इसके पहले जो पढ़ रखा है उसका भी रिवीजन करते रहिए। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं प्रताप नारायण मिश्र भारतेंद्र युग में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी क्लास लगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए रहते हैं और क्लास आती है और समय बीत जाता है तो आपके पास दो क्लास इकट्ठा हो जाती है। तो अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपके पास क्लास आसानी से पहुंचती रहेगी। तो चलिए हेडिंग डालते हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र आज हम इनको देखते हैं। तो सबसे पहले इनका जन्म देख लिया जाए। जन्म है 1856 ईस्वी। जन्म की बात करें तो जन्म 1856 ईस्वी, बैजे गांव उन्नाव। बैजे गांव उन्नाव, और ये कहां है? उत्तर प्रदेश। निधन की बात करें तो 1994 में इनका निधन हुआ था। एक बार क्लियर कर ले, देख ले। निधन 1894, और इन्हें हिंदी का एडिशन कहा जाता है। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इन्हें हिंदी का एडिशन कहा जाता है। एडिशन कहा जाता है, कहा जाता है। और ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इन्हें हिंदी का एडिशन कहा जाता है और कहने वाले व्यक्ति कौन थे? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। ये भी लिख लीजिए आप, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है तो आप क्या बताएंगे? प्रताप नारायण मिश्र। और कहने वाले व्यक्ति कौन है? रामचंद्र शुक्ल। तो आइए देखते हैं इनकी काव्य रचनाएं। पहले काव्य रचनाएं। कल वाली क्लास थोड़ी सी ब्लर हो गई थी, अर्थात धुंधली हो गई थी। तो हमने चेक किया क्लास को, लेकिन इतना ब्लर नहीं था कि आप लोग लिख ना सको। लिखने लायक है, आप लोग लिखिएगा। अगर नहीं लिख पाते हैं, दिक्कत आती है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि सर क्लास समझ में नहीं आ रही है, क्लास को दोबारा कर दिया जाएगा। ठीक, तो आइए देखते हैं
प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं को। रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, मन की लहर, दंगल खंड, दंगल खंड, लोकोक्ति शतक, लोकोक्ति शतक। काव्य रचनाएं देख रहे हैं, काव्य रचनाएं कौन कौन सी? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, दंगल खंड, लोकोक्ति शतक, तृप्तायन। ये देशभक्ति से संबंधित है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, देशभक्ति से संबंधित। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रताप नारायण मिश्र की रचना लोकोक्ति शतक किससे संबंधित है, तो आप लोग बता सके कि देशभक्ति से संबंधित है। आगे लिखिए, तृप्ताम, रसखान शतक, रसखान शतक, रसखान शतक के बाद श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास, और श्रृंगार विलास के बाद आप लोग लिखिए बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद प्रताप संग्रह, प्रताप संग्रह, और फिर बेडेला का स्वागत, बेडेला का स्वागत, बेडेला का स्वागत, प्रताप लहरी, प्रताप लहरी, नवरात्र के पद, नवरात्र के पद, हिंदी की हिमायत, हिंदी की हिमायत, और एक रचना है दीवानी। ये हो गई इनकी रचनाएं, काव्य रचनाएं, प्रताप नारायण मिश्र की काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, दंगल खंड, लोकोक्ति शतक, तृप्तायन, रसखान शतक, श्रृंगार विलास, बुढ़ापा, प्रताप संग्रह, बेडेला का स्वागत, प्रताप लहरी, नवरात्र के पद, हिंदी की हिमायत, दीवानी। हम किसको देख रहे हैं? प्रताप नारायण मिश्र को देख रहे हैं। जन्म कब हुआ? 1856 ईस्वी, बैजेगांव उन्नाव में, उत्तर प्रदेश। निधन कब हुआ? 1894 ईस्वी। इन्हें हिंदी का एडिशन कहा जाता है। कहने वाले आलोचक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, दंगल खंड, लोकोक्ति शतक। लोकोक्ति शतक किससे संबंधित है? देशभक्ति से संबंधित है। तृप्ताम, रसखान शतक, श्रृंगार विलास, बुढ़ापा, प्रताप संग्रह, बेडेला का स्वागत, प्रताप लहरी, नवरात्र के पद, हिंदी के हिमायत, दीवानी। ये हो गई आपकी रचनाएं। तो आइए देखते हैं अब इनके नाटक।
अगर नाटक की बात करें तो इनका नाटक कौन कौन सा है? इनका नाटक है कलि कौतुक, कलि कौतुक, कलि प्रभाव, दूसरा कौन सा है? कलि प्रभाव, और तीसरा भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा। चौथा है हठी हमीर, हठी हमीर, और पांचवा है गौ संकट। इनके महत्वपूर्ण नाटक हम लिखवा रहे हैं। जुआरी खुआरी, अगला कौन सा है? जुआरी खुआरी, और ये किस श्रेणी का नाटक है? ये प्रासन है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये प्रासन है। ठीक, इसके बाद संगीत शाकुंतलम, संगीत शाकुंतलम, ये इनके नाटक। नाटक कौन कौन से हैं? कल कौतुक, कलि प्रभाव, भारत दुर्दशा, हठी हमीर, गौ संकट, जुआरी खुआरी, प्रासन। जुआरी खुआरी क्या है? प्रासन है। संगीत शाकुंतलम, ये इनके नाटक है। आइए निबंध देखते हैं। निबंध, निबंध कौन कौन से हैं? धोखा, बात, धोखा, बात, नारी, हा, केवल हा, दांत मुख, दांत मूछ, दांत मुछ, मनोरोग, मनोरोग, दा, पेट, नाक, आप, आंसू, आंसू, खुशामद, धोखा, बात, नारी, हा, दांत, मुछ, मनोरोग, दा, पेट, नाक, आप, आंसू, खुशामद। इसके बाद ईश्वर की मूर्ति, ईश्वर की मूर्ति, होली है अथवा होरी है, होली है अथवा होरी है, होली है अथवा होरी है। शिव मूर्ति, अगला कौन सा है? शिव मूर्ति, समझदार की मौत, समझदार की मौत, समझदार की मौत। विश्वास, विश्वास, दान, विश्वास अलग है, दान अलग है। नास्तिक, नास्तिक,
सोने का डंडा, सोने का डंडा, प्रताप चरित्र, प्रताप चरित्र, ये हो गए इनके निबंध। चलो दोस्तों, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में हम किसको देख रहे हैं? प्रताप नारायण मिश्र को। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी बैजे गांव उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था। निधन 1894 ईस्वी। इन्हें हिंदी का एडिशन कहा जाता है। कहने वाले आलोचक कौन थे? कहने वाले आलोचक थे रामचंद्र शुक्ल। काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, दंगल खंड, लोकोक्त शतक जो देशभक्ति से संबंधित है, तृप्त्याम, रसखान शतक, श्रृंगार विलास, बुढ़ापा, प्रताप संग्रह, बिंडला का स्वागत, प्रताप लहरी, नवरात्र के पद, हिंदी की हिमायत और दीवाने इनकी काव्य रचनाएं। नाटक की बात करें तो इनका नाटक कौन कौन सा है? कलि कौतुक है, कलि प्रभाव है, भारत दुर्दशा है, हठी हमीर है, गो संकट है, जुआरी खुआरी। जुआरी खुआरी एक प्रासन श्रेणी का इनका नाटक है। संगीत शाकुंतलम इनका नाटक है। उसके बाद फिर निबंध देखें तो इनका निबंध कौन कौन सा है? धोखा है, बात है, नारी है, हा, दांत, मुछ, मनोरोग, दा, पेट, नाक, आप, आंसू, खुशामत, ईश्वर की मूर्ति, होली है अथवा होरी है, शिव मूर्ति, समझदार की मौत, विश्वास, दान, नास्तिक, सोने का डंडा, प्रताप चरित्र, ये इनके निबंध है। आइए देखते हैं अब इनके निबंध संग्रह को दोस्तों, कौन कौन से हैं। आप लोगों ने लिख लिया है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनके हम देखेंगे निबंध संग्रह। हेडिंग डाल लीजिए निबंध संग्रह। और निबंध कौन से हैं? निबंध नवनीत है इनका। निबंध संग्रह में लिखिए निबंध नवनीत, एक निबंध संग्रह ये हो गया इनका। दूसरा लिखिए नारायण निबंधावली। दूसरा नारायण निबंधावली। और तीसरा लिखिए प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली। प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली। इनके हो गए निबंध संग्रह। कौन कौन से? निबंध नवनीत, निबंध नारायण निबंधावली, प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली। अब आइए दोस्तों देखते हैं इनके बारे में विशेष तथ्य। सबसे पहले इनकी संपादित पत्रिका देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए संपादित पत्रिका। संपादित पत्रिका कौन सी थी? लिखिए कौन सी पत्रिका का संपादन किया है? ब्राह्मण। ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया। और ये कैसी थी? मासिक। मासिक पत्रिका थी। और कहां से प्रकाशित होती थी? कानपुर से प्रकाशित होती थी ब्राह्मण पत्रिका। संपादित पत्रिका क्या नाम था? ब्राह्मण। कैसी थी? मासिक थी। कानपुर से प्रकाशित। कानपुर से प्रकाशित
और प्रकाशन का समय क्या था? अगर ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए 1823 से 1894 ईस्वी तक। 1823 से वो सॉरी 1883 से 1823 में तिनका जन्म ही नहीं हुआ था। 1883 से 1894। ठीक। अब अगर आपसे पूछे प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया है तो क्या बताएंगे? ब्राह्मण बताएंगे। ये कैसी पत्रिका थी? मासिक पत्रिका थी। कहां से प्रकाशित होती थी? कानपुर से प्रकाशित होती थी। और प्रकाशन का समय क्या है? 1883 से 1894 ईस्वी। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में विशेष तथ्य। लिखिए प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में विशेष तथ्य। विशेष तथ्य इसके बारे में देखते हैं। तो लिखिए सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा। हिंदी का एडिशन कहा है। और शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। हिंदी का स्टील कहा है। प्रताप नारायण के निबंधों में प्रताप नारायण के निबंधों में उग्रता का भाव व्यक्त हुआ है। उग्रता का भाव व्यक्त हुआ है। इनके द्वारा इनके द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान इनके द्वारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया गया। का नारा दिया गया। ये सब इंपॉर्टेंट हैं और सब पर स्टार लगा लीजिएगा। जितने स्टार लगाना चाहें आप लगा लीजिए, 2 4 6 10 8। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पर एक पंक्ति लिखी है उन्होंने, आइए उस पंक्ति को भी लिख लेते हैं।
इस पर पंक्ति क्या लिखी इन्होंने नारा देते हुए, क्या कहा? रटो हरदम एक जुबान, रटो हरदम एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये पंक्ति कही थी। रटो हरदम एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। उसके बाद शैली में भारतीय हरिश्चंद्र से समानता होने के कारण, अगला स्टार, शैली में भारतीय हरिश्चंद्र से समानता होने के कारण, से समानता होने के कारण शैली में भारतीय हरिश्चंद्र से समानता होने के कारण इन्हें द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। इन्हें द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। जानकी मंगल नाटक में, अगला पॉइंट, जानकी मंगल नाटक में अभिनय करने के लिए, अभिनय करने के लिए इन्हें अपने पिता से, इन्हें अपने पिता से मूछ मुड़वाने की आज्ञा लेनी पड़ी। मूछ मुड़वाने की आज्ञा लेनी पड़ी, लेनी पड़ी। और किसका रोल किए थे? जानकी मंगल में इन्होंने सीता का रोल किया था। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, किसका रोल किया था? सीता का रोल किया था। जानकी मंगल नाटक में अभिनय करने के लिए इन्हें अपने पिता से मूछ मुड़वाने की आज्ञा लेनी पड़ी। और रोल किसका किया था? सीता का। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आगे लिख लीजिए, सीता का रोल। इसके बाद कानपुर के रसिक, आइए एक पॉइंट अभी नीचे जगह है और करते हैं। कानपुर के रसिक समाज से भी इनका संबंध था, से भी इनका संबंध था। ये आधुनिक हिंदी निर्माताओं की चलो यहां किनारे लिख देते हैं स्टार बना करके। पहले ये लिख लीजिए तो आगे बढ़ेंगे हम। तब तक इस पेज को हम दोहरा लेते हैं।
इनका निबंध संग्रह कौन सा है? निबंध नवनीत है, नारायण निबंधावली है, प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली है। संपादित पत्रिका कौन सी है? ब्राह्मण है। और ये कैसी पत्रिका थी? मासिक थी। कहां से प्रकाशित होती थी? कानपुर से प्रकाशित होती थी। अब प्रकाशन का वर्ष क्या है? 1823 से 1894 में। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का एडिशन कहा है और शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है। आप लोग ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। हिंदी का स्टील किसको कहा? बालकृष्ण भट्ट को कहा। और हिंदी का एडिशन किसको कहा? प्रताप नारायण मिश्र को कहा। प्रताप नारायण के निबंधों में उग्रता का भाव व्यक्त हुआ है। किसके निबंधों में उग्रता का भाव देखने को मिलता है? प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों में उग्रता का भाव देखने को मिलता है। इनके द्वारा हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा दिया गया। और कौन सी पंक्ति ये के माध्यम से नारा दिया था? पंक्ति थी, रटो हरदम एक जुबान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। शैली में भारतेंद्र हरिश्चंद्र से समानता होने के कारण इन्हें दोती भारतेंद्र कहा जाता है। जानकी मंगल नाटक में अभिनय करने के लिए इन्हें अपने पिता से मूंछ मुड़वाने की आज्ञा लेनी पड़ी थी। और रोल क्या था? सीता का रोल। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए सीता का रोल। सीता का रोल बिना लिखे आप लोग लिखोगे नहीं, हमें पूर्णतः पता है। कानपुर के रसिक समाज से भी इनका संबंध था। आप लोग इतना लिख लिए हैं। चलो बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं इनके बारे में और क्या है जरूरी बातें। ये आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत त्रय में सम्मिलित थे। ये भी लिखना चाहे तो लिख लीजिए। ये आधुनिक निर्माताओं की बृहत त्रय में शामिल है। अब कौन थे वो तीनों? आइए तीनों का नाम लिखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र नंबर 1, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, और नंबर 2 बालकृष्ण भट्ट, और नंबर 3 प्रताप नारायण मिश्र। अगर आपसे ये पूछ ले कि आधुनिक बृहत त्रय में शामिल नहीं है तो आपको तीनों पता रहेगा, तो आप छांट सकते हैं कि कौन शामिल नहीं। नंबर 1 पे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, नंबर 2 पर बालकृष्ण भट्ट, तीसरे नंबर पर प्रताप नारायण मिश्र। चलिए देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र की चर्चित पंक्तियां। तो हेडिंग डाल लीजिए चर्चित पंक्तियां। कौन कौन सी हैं? आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, कौन करे जो नहीं कसकत, कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधुवन की,
सुन विपत बाल विधुवंत। ये पहली पंक्ति है गई। दूसरी पंक्ति लिखिए, पढ़ी कमाए कीन्हों कहाँ। पढ़ी कमाए कीन्हों कहाँ। पढ़ी कमाए कीन्हों कहाँ। हरे न देश कलेश। हरे न देश कलेश। तीसरी पंक्ति लिखिए, सब धन लिए जात अंग्रेज। सब धन लिए जात अंग्रेज। सब धन लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर में तेज। हम केवल लेक्चर में तेज। चौथी पंक्ति लिखिए, यह बयार तब बदलेगी। यह बयार तब बदलेगी। यह बयार तब बदलेगी कहूं। पपीहा जब पूछिए पीयू कहाँ। पपीहा जब पूछिए पीयू कहाँ। और ये इनकी समस्या पूर्ति भी रही है। पपीहा जब पूछिए पीयू कहाँ। विशेष तत्व में थोड़ा सा रचनाओं के प्रति नहीं लिखवाया गया, लिख लीजिए विशेष तत्व भी लिखिए। विशेष तत्व, बेंडला का स्वागत। बेंडला का स्वागत राजभक्ति से संबंधित रचना है। राजभक्ति से संबंधित रचना है। संबंधित रचना है। त्रिपताम, त्रिपताम में देवी देवताओं की स्तुति। में देवी देवताओं की स्तुति के साथ साथ भारत की दयनीय स्थिति का चित्रण है। दयनीय स्थिति का चित्रण है। त्रिपताम में देवी देवताओं की स्तुति के साथ साथ भारत की दयनीय स्थिति का चित्रण है। इन्हें कानपुर में नाटक सभा, इन्होंने ऐसे लिखी, इन्होंने कानपुर
में नाटक सभा इन्होंने कानपुर में नाटक सभा की स्थापना भी की थी भी की थी। दीवाने बहरामन लिखिए, दीवाने बरहमन प्रताप नारायण मिश्र की उर्दू कविताओं का संग्रह है। प्रताप नारायण मिश्र ने काला काकर से प्रकाशित हिंदुस्तान अखबार का भी संपादन किया था। चलो लिख लीजिए इतना। इनके बारे में एक दो कथन वो भी करवा लेते हैं। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लिया जाए। ये आधुनिक निर्माताओं की बेहतराई में शामिल थे। कौन कौन थे बेहतराई में? भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे, बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र थे। चर्चित पंक्तियों के बारे में अगर कहा जाए तो चर्चित पंक्तियां कौन कौन सी? कौन करेजो नहीं कसकत सुन विपत्ति बाल विधुवन की। दूसरा है पढ़ कमाए कीन्हो कहाँ हरे न देश कलेश। तीसरी है सब धन लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर में तेज। यह बयार चौथा है या बयार तब बदलेगी कहूं पपीहा जब पूछिए पीऊ कहा। विशेष तथ्य में थोड़ा सा छूट गया था तो हमने उसको बाद में करवा लिया है। बेंडला का स्वागत राजभक्ति से संबंधित रचना है। तृप्त्याम में देवी देवताओं की स्तुति के साथ साथ भारत की दयनीय स्थिति का चित्रण है। इन्होंने कानपुर में नाटक सभा की स्थापना की थी। दीवाने बरहमन प्रताप नारायण मिश्र की उर्दू कविताओं का संग्रह है। प्रताप नारायण मिश्र ने काला काकर से प्रकाशित हिंदुस्तान अखबार का भी संपादन किया था। तो दोस्तों आप लोगों ने इतना लिख लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में आलोचकों के मत। अगली हेडिंग है प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में आलोचकों के मत। तो पहला कथन लिखिए, अंग्रेजी राज के प्रजा हितैषी रूप पर। कथन नंबर 1, ज्यादा कथन नहीं है, एक दो कथन लिखवाना है बस। अंग्रेजी
राज्य के प्रजाहितैषी रूप पर जैसा व्यंग प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। प्रताप नारायण मिश्र ने किया है। अन्यत्र दुर्लभ है। और कथन क्या है? अंग्रेजी राज के प्रजाहितैषी रूप पर जैसा व्यंग प्रताप नारायण मिश्र ने किया है, अन्यत्र दुर्लभ है। ये किसका कथन है? ये कथन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। दूसरा कथन लिखिए, हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी। नंबर 2, हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग प्रताप नारायण मिश्र। अलापते रहते थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग प्रताप नारायण मिश्र अलापते रहते थे। और ये किसने कहा? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो यहां पर प्रताप नारायण समाप्त होते हैं। प्रताप नारायण के बारे में हमें जितनी जानकारी चाहिए थी हमने उतनी निकाल ली है, जो हमारे लिए उपयोगी है। आइए इनके आलोचकों के कथन को एक बार से फिर से दोहरा लिया जाए। प्रताप नारायण मिश्र के संदर्भ में आलोचकों के मत, अंग्रेजी राज के प्रजाहितैषी रूप पर जैसा व्यंग प्रताप नारायण मिश्र ने किया है, अन्यत्र दुर्लभ है। ये किसका कथन है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग प्रताप नारायण मिश्र अलापते रहते थे। ये किसने कहा है? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो पहला कथन किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अंग्रेजी राज के प्रजाहितैषी रूप पर जैसा व्यंग प्रताप नारायण मिश्र ने किया, अन्यत्र दुर्लभ है। किसने कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का राग प्रताप नारायण मिश्र अलापते रहते थे। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। तो यहाँ पर प्रताप नारायण मिश्र समाप्त होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब किसको? बालकृष्ण भट्ट को देख लिया जाए तो बृहत्तरई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगले हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट अगर जन्म की बात करें 23 जून 1844 ईस्वी इलाहाबाद। जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी। कहां पर? इलाहाबाद। अब तो प्रयागराज हो गया है, लेकिन जब इनका जन्म हुआ तब उसका नाम इलाहाबाद था। हम लोग इलाहाबाद ही लिखेंगे। निधन 20 जुलाई 1914। अगर निधन की बात करें तो निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914। निधन
20 जुलाई 1914 ईस्वी। पिता का नाम इनके क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम लिखिए। पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। माता का नाम पार्वती देवी। पार्वती देवी। ये भारतीय मंडल के रचनाकार में अवस्था के आधार पर सबसे वरिष्ठ थे। लिख लीजिए, ये भारतेंदु मंडल के ये भारतेंदु मंडल के रचनाकार के अवस्था रचनाकार के अवस्था के आधार पर सबसे वरिष्ठ थे। सबसे वरिष्ठ थे। ये हिंदी आलोचना के जनक माने जाते हैं। ये हिंदी आलोचना के जनक माने जाते हैं। ये हिंदी आलोचना के जनक माने जाते हैं। ये हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा के जनक भी हैं। ये हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा के जनक भी हैं। इन्होंने 1881 में इन्होंने 1881 ईस्वी में वेदों की समीक्षा 1886 ईस्वी में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा लिखी। संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा लिखी। हिंदी में समालोचना का सूत्रपात कथन है। लिख लीजिए, हिंदी में समालोचना का सूत्रपात भट्टजीव तथा बद्रीनारायण चौधरी जी बद्रीनारायण
चौधरी जी साहब ने किया। और ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। रामचंद्र शुक्ल। इन्हें हिंदी निबंध का जनक, अगला स्टार, इन्हें हिंदी निबंध का जनक, इन्हें हिंदी निबंध का जनक या हिंदी का मोंटेन कहा जाता है, या हिंदी का मोंटेन कहा जाता है, मोंटेन कहा जाता है। शुक्ल जी ने इनको हिंदी का स्टील कहा है। ये पॉइंट तो हमने छोड़ ही दिया। शुक्ल जी ने इन्हें हिंदी का स्टील, हिंदी का स्टील कहा है। ये भारतीय युग के सबसे समर्थ, ये भारतीय युग के सबसे समर्थ निबंधकार हैं, सबसे समर्थ निबंधकार हैं। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। फिर आइए देखते हैं इनकी रचनाओं को। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए। आज के हमारे दूसरे कवि बालकृष्ण भट्ट, जन्म 23 जून 1844 ईस्वी, इलाहाबाद, निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी। पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, माता का नाम पार्वती देवी। ये भारतेंदु मंडल के रचनाकार के अवस्था के आधार पर सबसे वरिष्ठ थे, मतलब सबसे बड़े थे, उम्र में सबसे ज्यादा थे। ये हिंदी आलोचना के जनक माने जाते हैं। ये हिंदी में पुस्तकीय समीक्षा के भी जनक हैं। इन्होंने 1881 ईस्वी में वेदों की समीक्षा और 1886 ईस्वी में संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा लिखी। कथन है, एक बीच में हमने कर दिया है। हिंदी में समालोचना का सूत्रपात भट्ट जी तथा बद्रीनाथ चौधरी जी साहब ने किया। ये किसने कहा? ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। इन्हें हिंदी निबंध का जनक या हिंदी का मोंटेन कहा जाता है। शुक्ल जी इन्हें हिंदी का स्टील कहा है। ये भारतीय युग के सबसे समर्थ निबंधकार हैं। इन्होंने लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। तो आइए सबसे पहले इनकी रचनाओं को देखते हैं। अभी एक चीज छूट गया, पत्रिका इनकी नहीं लिखवाए हैं। पत्रिका पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद फिर इनकी रचनाएं लिखवाते हैं। चलो, ये आप लोगों ने कर लिया है।
पत्रिका कौन थी, हेडिंग डाल लीजिए पत्रिका। पत्रिका इनकी थी हिंदी प्रदीप पत्रिका। हिंदी प्रदीप पत्रिका। और ये कैसी थी, ये 1877 में प्रारंभ हुई। तो पहले इसका समय लिख लीजिए 1877। और ये क्या थी, मासिक। मासिक अब स्टार बना के लिख लीजिए। हिंदी प्रदीप पत्रिका, हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 मासिक में प्रारंभ हुई। प्रारंभ हुई और फरवरी 1910 में, और फरवरी 1910 में बंद हो गई। यह पत्रिका बंद हो गई। यह पत्रिका 33 वर्षों तक चली थी। अब आपसे बालकृष्ण भट्ट के पत्रिका के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से बता लेंगे। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का क्या नाम था, हिंदी प्रदीप। अब प्रारंभ हुई 1877 में और कैसी थी, मासिक थी। एकदम साफ साफ शब्दों में आपके सामने हमने रख दिया है। हिंदी प्रदीप पत्रिका 1877 मासिक में प्रारंभ हुई और फरवरी 1910 में बंद हो गई। यह पत्रिका 33 वर्षों तक चली थी। ठीक है, आइए अब देखते हैं इनकी रचनाएं। रचनाएं कौन कौन सी हैं, रचनाएं। तो रचनाओं में सबसे पहले एक तरफ लिख लीजिए उपन्यास। सबसे पहले उपन्यास देखा जाएगा। उपन्यास में ऐसे नहीं, बीच में लिखते हैं, उसके बाद दो भागों में बांट देते हैं। रचनाओं में क्या देख रहे हैं, उपन्यास। उपन्यास को दो भागों में बांट लिया हमने, एक तो इनके पूर्ण उपन्यास, एक अपूर्ण उपन्यास। तो पूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं, इसको पहले देखें। पूर्ण उपन्यास, और दूसरी तरफ लिख देंगे अपूर्ण उपन्यास। अपूर्ण उपन्यास। चलो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्ण उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी। नूतन ब्रह्मचारी, इसका समय दो लोगों ने अलग अलग माना है। तो शुक्ल का जो समय माना गया है वही सर्वमान्य है। तो आप यहां पर लिख लीजिए 1886। 1886 किसके अनुसार है, और शुक्ल के अनुसार, और यही सही भी है। इस पर आप सही का निशान लगा लीजिए। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने जो इसका समय माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या समय माना है ये भी लिख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं 1887। ठीक, ये हो गई इनकी पहली रचना। और उसके बाद दूसरी रचना क्या है, 100 अजान एक सुजान। 100 अजान एक सुजान, ये भी इनका पूर्ण उपन्यास है। और इसका समय शुक्ल ने क्या माना है, इसका समय शुक्ल ने माना है 1890
शुक्ल के अनुसार, और आप इस पर क्या लगाएंगे, सही का निशान, यही सर्वमान्य मत है। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना है, 1992। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या माना है, 1992। ये हो गया। आइए अब देखते हैं इनके अपूर्ण उपन्यास। इसमें लिखिए चंद्रसेन रहस्य कथा। पहला क्या है, चंद्रसेन रहस्य कथा। उसके बाद दूसरा गुप्त बैरी, गुप्त बैरी। तीसरा लिखिए रसातल यात्रा, रसातल यात्रा। उचित दक्षिणा, उचित दक्षिणा। हमारी घड़ी, हमारी घड़ी। सद्भाव का अभाव, सद्भाव का अभाव। ये इनके अपूर्ण उपन्यास है। तो दोस्तों अब आप लोग इनका उपन्यास लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लिया जाए। पत्रिका कौन सी है, हिंदी प्रतीक पत्रिका। कब प्रारंभ हुई, 1877 में। कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। कब बंद हुई, फरवरी 1910 में बंद हो गई। कितने वर्ष चली, 33 वर्ष चली। रचनाओं के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हमने क्या देखा, उपन्यास। इनका पूर्ण उपन्यास और अपूर्ण उपन्यास दो भागों में विभाजित किया गया। पहला पूर्ण उपन्यास नूतन ब्रह्मचारी कब लिखा था, 1886 ईस्वी। किसके अनुसार है, शुक्ल के अनुसार, यही सर्वमान्य है। और डॉक्टर नागेंद्र इसका समय क्या मानते हैं, 1887 ईस्वी। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा, 100 अजान एक सुजान कब लिखा गया, 1890। किसके अनुसार है, शुक्ल के अनुसार, और यही सर्वमान्य है। डॉक्टर नगेंद्र इसका समय कब मानते हैं, 1992 ईस्वी। फिर हमने देखा अपूर्ण उपन्यास। अपूर्ण उपन्यास में पहला क्या है, चंद्रसेन रहस्य कथा। उसके बाद गुप्त बैरी, फिर रसातल यात्रा। उसके बाद उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। मतलब अपूर्ण उपन्यास कौन कौन से हैं अगर आपसे पूछा जाए, चंद्रसेन रहस्य कथा, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया। आइए बढ़ते हैं और आगे। एक चीज और लिख लीजिए, हिंदी प्रदीप में एक पंक्ति छपी हुआ करती थी, उसको यहां पर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लीजिए। तो हिंदी प्रदीप में पंक्ति क्या थी, ये लिख लीजिए। हिंदी प्रदीप, ये छूट रहा था, और ये भी आप लोग लिख लीजिए, हो सकता है आप लोगों के काम आ जाए। शुभ सरस देश सने, शुभ सरस देश सने, पूरत प्रगट हवे आनंद भरे, पूरत प्रगट भवे, प्रगट हवे आनंद भरे। ये चीज आप लोग ऐड कर लीजिएगा, और वहां ऊपर हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए कि किसके शीर्षक पर ये पंक्ति छपी हुई थी, छपी रहती थी, तो आप लोग आसानी से बता सके कि हिंदी प्रदीप के शीर्षक पर ये पंक्ति छपी रहा करती थी। तो चलिए दोस्तों आप लोगों ने कर लिया है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नाटक। इंपॉर्टेंट छांटते छांटते कभी कभी अच्छी चीज भी छूट जाती है।
वो ध्यान आ गया तो हमने कहा करवा दे। हो सकता है कि आपके पेपर में पूछ ले ये पंक्ति देकर कि ये पंक्ति किस पत्रिका से संबंधित है, तो आप लोग आसानी से बता सके कि ये पंक्ति हिंदी प्रदीप से संबंधित है। और हिंदी प्रदीप के बारे में आप लोगों ने बहुत ही डीपली जानकारी प्राप्त कर ली है। आगे देखते हैं अब नाटक। तो इनके नाटक कौन कौन से हैं, बालकृष्ण भट्ट के नाटक को देख लिया जाए। नल दमयंती स्वयंवर, नल दमयंती स्वयंवर, नल दमयंती स्वयंवर, बिहनला और बिहनला के बाद बेणु संघार, कलिराज की सभा, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, आचार विडंबन, सीता वनवास, सीता वनवास। चलो दोस्तों, नाटक हो गया कंप्लीट। अब इनके निबंध देखते हैं। निबंध, निबंध कौन कौन से हैं? बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा। पहले लिखिए बाल विवाह, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, और उनकी शिक्षा। राजा और प्रजा, राजा और प्रजा। ईश्वर भी ठठोल है, ईश्वर भी ठठोल है, ईश्वर भी ठठोल है। इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए। ढोल के भीतर पोल, ढोल के भीतर पोल, ढोल के भीतर पोल। मेला ठेला, मेला ठेला। शब्द की आकर्षण शक्ति, शब्द की
आकर्षण शक्ति। रोटी तो किसी भात कमाए खाए मछंदर, ये भी इनका निबंध है। रोटी तो किसी भात कमाए खाए मछंदर। हिंदुस्तान के रईस। हिंदुस्तान के रईस। देवताओं से हमारी बातचीत। देवताओं से हमारी बातचीत। एक अनोखा सपना। एक अनोखा सपना। एक अनोखा सपना। काल चक्र का चक्कर। काल चक्र का चक्कर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये तो हो गए इनके क्या निबंध। निबंध एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। बाल विधवा, स्त्रियां और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, ईश्वर भी ठठोल है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू हो, ढोल के भीतर पोल, मेला ठेला, शब्द की आकर्षण शक्ति, रोटी तो किसी भात कमाए खाए मछंदर, हिंदुस्तान के रईस, देवताओं से हमारी बातचीत, एक अनोखा स्वप्न, काल चक्र का चक्कर, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास। ये इनके निबंध हो गए। निबंध संग्रह भी देख लें इनका। निबंध संग्रह कौन कौन सा है? भट्ट निबंधावली, भट्ट निबंधावली, और उसके बाद साहित्य सुमन। साहित्य सुमन ये हिंदी में मनोविकारात्मक निबंधों के जनक भी हैं। ये हिंदी में मनोविकारात्मक निबंधों के जनक भी है। तो लो दोस्तों, आप लोग इसको लिख लीजिए। चलो इस पेज को एक बार हम दोहरा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। नाटक क्या है? नल दमयंती स्वयंवर है, बिन्नला है, बेड़ू संहार है, कलिराज की सभा है, रेल का विकट खेल है,
बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन, सीता वनवास, ये इनके क्या है, नाटक हैं। उसके बाद अगर निबंधों की बात की जाए तो इनके निबंध कौन कौन से हैं? इनके निबंध हैं बाल विवाह, स्त्री और उनकी शिक्षा, राजा और प्रजा, ईश्वर भी ठठोल है, इंग्लिश पढ़े तो बाबू होए, ढोल के भीतर पोल, मेला ठेला, शब्द की आकर्षण शक्ति, रोटी तो किसी भात कमाए खाए मछंदर, हिंदुस्तान के रईस, देवताओं से हमारी बातचीत, एक अनोखा स्वप्न, काल चक्र का चक्कर, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। अगर निबंध संग्रह की बात करें तो निबंध संग्रह कौन सा है? भट्ट निबंधावली है और साहित्य सुमन है, और ये हिंदी में मनोविकारात्मक निबंधों के जनक है। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जिनको क्लास में कोई दिक्कत आ रही है वो कमेंट कर सकते हैं। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।